हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हमारी पहली क्लास है ज्योग्राफी की, जो कि हुंकार सीरीज़ 2.0 से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, तो पहली क्लास में आज हम 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीके की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस वहाँ पर भी हमने आपको कराए हैं 2 क्लासेस में, और आज हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है। तो ये जो लेवल रहेगा ये बहुत ही जनरल रहेगा। जनरल व्यू का मतलब है कि इसमें आपका विश्व का भी और भारत से संबंधित भी चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। ठीक है, तो एकदम मिक्सअप सीरीज़ होगी यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस कर लें आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हर एक डायमेंशन को हर एक क्वेश्चन से हम निकाल कर आपको बताएंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, आंसर बताना यही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उससे संबंधित और कैसे भी क्वेश्चन बनते हैं ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो अनलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, मैं हर वीडियो में आपसे ये कहता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जैसे कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जितने भी राज्य होते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत की जनसंख्या कितनी है, ये जो सेंसस वाले टॉपिक होते हैं, पिछली बार भी मैंने बताया था, ऐसे कई क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे। कई का मतलब ये नहीं कि 4-5, मतलब 2 क्वेश्चन तो कम से कम बनते ही हैं। ठीक है, हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपकी जनसंख्या के संदर्भ में पूछ लिया जाए, यानी कि पॉपुलेशन के संबंध में पूछ लिया जाए। हो सकता है कि वो आपके एरिया के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कि भारत के दृष्टिकोण से कौन सी चीज़ें बड़ी हैं, कौन सी चीज़ें कम हैं, कौन सी संख्या ज़्यादा है, कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है, कहाँ पर ये जन्म दर ज़्यादा है, आपकी बर्थ रेट यानी कि डेथ रेट, ये सारी चीज़ें जो होती सेंसस के अंतर्गत आती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, और एक ज्योग्राफी का मेन कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि पहला प्रश्न ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब ये पूछ रहा है एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अंत तक बने रहना। ठीक है, और एक एक पॉइंट को ऑपरेट करने वाले हैं। जैसे कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो वो है आपका गोवा। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पर हम आएंगे जो बात कर रहा है, तो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा, लेकिन बात कर रहा है सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और अक्सर बच्चे जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश लगा के चले आते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन प्रश्न कर रहा है कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर भारत का राजस्थान है। आप इंडिया का मैप उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का शो कर रहा होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करना है कि मान लीजिए ये तो पूछ लिया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अगर आ जाता कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुल मिला के क्वेश्चन को सही से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, क्या केंद्र शासित की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, स्टेट या राज्य की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे ही, यानी कि एक चीज़ निकल कर आई, हर एक फिनोमिना एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। वो कॉन्सेप्ट आपके हर एक सिलेबस से अटैच करा हुआ होता है, और वो हर एक सिलेबस का आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि उसके जितने भी डायमेंशंस हैं वो कवर अप हो जाएं। मुझे पता है कि बात नहीं समझ में आई होगी, सब कुछ सर के ऊपर से गया होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक क्वेश्चन आपका सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया है, तो स्वाभाविक है कि वो दिखाना चाहता है कि इसी एरिया से, यानी कि इस सेंसस वाले एरिया से आपके कई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेश्चन पर्यावरण पे आया है, तो वो दिखाना चाहता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम पर्यावरण को टारगेट कर सकता है, यानी इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं। तो ये एक फिनोमिना होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग अ शूटिंग स्टार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा हम बताते हैं। पहला ऑप्शन है उल्कापिंड, तारों के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल तारे का मलबा। ठीक है, जिनको कि मेटेरॉइड्स, टाइप ऑफ स्टार, फिक्शन ऑफ एयर एंड कमेट जो डेब्रीज होती हैं उनको।
तो लेकिन इसका राइट आंसर होगा उल्कापिंड। उल्कापिंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब एक कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये कहाँ से उठाया गया है। एक सिंसियर स्टूडेंट की निशानी यही होती है कि आप हर क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर ना निकालो, बल्कि ये भी देखो, ये भी वहाँ पर फाइंड आउट करो कि वो क्वेश्चन ज्योग्राफी के या किसी भी आपके सब्जेक्ट से किस कॉन्सेप्ट से लिया गया है, किस टॉपिक से उठाया गया है। तो स्वाभाविक है कि ये आपका जो है वो प्लैनेट वाले टॉपिक से उठाया गया है। तो इसका मतलब है ये आपसे कह रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय या गोरखपुर विश्वविद्यालय या महात्मा गांधी का आदर्श विद्यापीठ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं जितने भी यूनिवर्सिटीज़, वो ज्योग्राफी में इस प्लैनेट वाले कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पर बेस्ड ले सकते हैं। सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, इसके बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, बस आपको मेरे साथ एक काम करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करोगे ना, मैं कह रहा हूँ MCQ की बात करूँ, एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करोगे तो कम से कम आपको 6 से 7 मिनट लगेगा। ठीक है, अब आप पढ़ने को तो बस एक आंसर भी पढ़ के चल जाएं, लेकिन एक अच्छा सिंसियर स्टूडेंट की निशानी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ शूटिंग स्टार। तो मेटेओराइट इज़ द राइट आंसर। अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है। विपुल का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, जिसको कि एबेंडेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं वायुमंडल में। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, हमने पहले देखा कि प्लैनेट पे एक क्वेश्चन बनता है, अब ये वायुमंडल की बात कर रहा है। दैट्स इज क्लियर कि यहाँ पर जो आपका वायुमंडल है यानी एटमॉस्फेयर, इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब स्वाभाविक है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मैंने इस टॉपिक को उठाया, लेकिन आप गौर करेंगे मेरा एक क्वेश्चन और भी कई डायमेंशन से क्रिएट हो सकता है। मैं और भी वायुमंडल से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। लेकिन अब इसको चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे, एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है। विपुल का मतलब है अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, यानी कि एबेंडेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आपने कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 के बीच भी पढ़ा ही होगा कि जो मात्राएं होती हैं गैस की वो आपके कई जगह डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, मोस्टली अगर आप लोग देखेंगे 3 जगह, यहाँ पर आप देखते हैं जो 78% है, जो 78% है वो आपकी नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, और जो 21% है आपकी, और जो आपकी 21% है वो आपकी ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और जो 1% है उसमें आपकी ऑर्गन भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकती है। जितनी भी गैसेज हैं 1% कवर करती हैं। तो इससे क्या क्लियर हुआ, हम क्या पढ़ के आए हैं, नाइट्रोजन की मात्रा इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एबेंडेंस में है इस वायुमंडल में। ठीक है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी को पढ़कर आप आगे बढ़ जाएंगे, फॉरवर्ड कर जाएंगे, मूव ऑन नहीं करना है। इसके लिए आपको एक काम करना है कि अगर नाइट्रोजन का प्रतिशत आपने ढूंढना है कि 78% है। ठीक है, पहली चीज़ तो समझो, अगर नाइट्रोजन पूछ रहा है तो नाइट्रोजन तो आपको पता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए साथ में कितने प्रतिशत है। तो 78% है। ठीक है, और दूसरी चीज़ फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑक्सीजन पर भी फोकस करें कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है। ऑक्सीजन आपकी 21% है। ठीक है, 21% है, और बाकी की जो जितनी भी गैसेज हैं 1% में आती हैं, चाहे आपकी ऑर्गन हो चाहे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी नहीं क्योंकि ये 1% के अंतर्गत ही आती है, ऑर्गन भी नहीं होगी, ऑक्सीजन भी नहीं होगी क्योंकि ये 21% है, तो स्वाभाविक है कि नाइट्रोजन होगी। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। हर एक जो आपका रॉन्ग आंसर भी है ना, जो रॉन्ग ऑप्शन है ना, उसको भी पढ़ो, उसको भी देखो कि वो उसका राइट आंसर क्या हो सकता है, उसका राइट पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, विच गैस इज़ प्रेजेंट इन एबेंडेंस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण आप देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो रहा है। ग्रीन हाउस, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है पृथ्वी पे, क्योंकि हम लोग क्या है कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनको हम काट रहे हैं। ठीक है, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका हम क्षरण कर रहे हैं। अब क्षरण कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जितनी भी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे लिए अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो स्वाभाविक है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्या रीज़न है, अब तापमान कम तो होगा नहीं। ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा, तो स्वाभाविक है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि टेम्परेचर हाई होता है।
अब ऐसा नहीं है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होने के कारण टेम्परेचर हमारा स्थिर हो जाए, अगर ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, ऐसी अवस्था नहीं आती है कभी, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक है कि ऑप्शन नंबर बी, अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है, ठीक है। आज कंडीशन ये आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए न जाने कितने शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जैसे बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया है सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द ओल्डेस्ट डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों। मैंने कहा कि प्रश्न को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ बूझ कर पढ़ना है, अगर मिस्टेक कर गए तो सब रह गया। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम की बात कर रहा है, प्राचीनतम, फिर सर्वाधिक गहरे, सबसे गहरे, और फिर ताजे पानी की झील, ठीक है। यहाँ पर तीन बातें आई। पहली बात क्या आई, पहली बात जो आई वो कह रहा है प्राचीनतम, यानी कि ओल्डेस्ट भी होनी चाहिए, ठीक है, यानी ओल्डेस्ट भी होनी चाहिए, ओल्डेस्ट के साथ साथ सबसे गहरी भी होनी चाहिए, ठीक है, सबसे गहरी भी होनी चाहिए। अगर इन तीन विशेषताएं, ये जो तीन सिग्निफिकेंस हैं, अगर ये कहीं किसी भी झील में नहीं मिल रहे हैं तो वो आपका आंसर राइट हो ही नहीं सकता है। तीनों जो सिग्निफिकेंस है वो आपके इन चार ऑप्शंस में से एक में मिलने चाहिए, ठीक है। फिर है कि गहरे पानी की, सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की, ताजे पानी की बात हो रही है, सिर्फ पानी की बात नहीं हो रही है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। तो ताजे पानी आपकी ये तीन विशेषता, प्राचीनतम यानी कि ओल्डेस्ट, डीपेस्ट और फ्रेश वाटर, सिर्फ वाटर की बात नहीं, फ्रेश वाटर। तो ऐसे लेक कहाँ पर मिलती है, हर एक क्वेश्चन को जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब मैं बताऊं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लोग इसका, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अधिकतर इसका आंसर जो राइट करके आते हैं वो आते हैं सुपीरियर झील, क्योंकि सुपीरियर झील विश्व की सबसे गहरे पानी के ताजे पानी की झील है, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर पूछा ये सुपीरियर झील का क्या विशेषता है कि ये सर्वाधिक गहरे पानी के, गहरे ताजे पानी की झील है, सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की, लेकिन ये प्राचीनतम नहीं है। अब आ गई लाइन पे, ये प्राचीनतम नहीं है, दैट्स वाई कि सुपीरियर झील आपका राइट आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब बच्चा सर बात क्या करते हैं कि कौन सी झील है जो प्राचीनतम भी है, अब इतना किसी का दिमाग नहीं जाता है। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा प्राचीनतम सर्वाधिक गहरे पानी की झील है, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो कहते हैं कि हाँ गहरे पानी की झील है सर्वाधिक, तो सबसे गहरे पानी की झील तो सुपीरियर है, जो लगा देते हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है आप लोगों का बैकाल झील, ठीक है। जो लेक ऑफ बैकाल है दैट इज़ द वेरी ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रेश वाटर। ये भी ध्यान रखना है, ये तीनों विशेषताएं आपको मिलनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो ओल्डेस्ट होनी चाहिए, दूसरी डीपेस्ट होनी चाहिए और तीसरी फ्रेश वाटर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, आई होप कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी भी है मैं आपको देना चाहूँगा। एक इंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है कि अच्छे से सिंसियर होकर पढ़े। मेरा काम पढ़ाना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो ना अच्छी लगे अनलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में आप लोग सिर्फ अपना डाउट क्लियर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी इधर उधर कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई समस्या है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप मुझसे बताइए, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि कहना क्या चाहता है, क्या गड़बड़ी है, कैसे है। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन मेहनत करनी है आपको। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी है। सिलेक्शन आपका हम दिलवा के रहेंगे, बट आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या होता है, दरअसल क्या होता है, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, बीच में आपका भूकंप है, यहाँ पर भूकंप आया, ठीक है, यहाँ पर भूकंप आया, यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये हम लोग रह रहे हैं, ये घर बने हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भूकंप आया है, मेन भूकंप तो यहाँ आया है ना बच्चों, मेन भूकंप यहाँ आया है, तो इसको कहेंगे केंद्र, इसको कहेंगे सेंटर, ठीक है, इसको कहेंगे सेंटर। लेकिन क्या होता है कि झटका जहाँ पर लगे, मेन झटका जहाँ पर लगे, अब मान लो इसी के सिद्धांत पे
इस घर को ज़्यादा नुकसान हुआ, यहाँ पर भूकंप के झटके ज़्यादा लगे, तो इसको कहते हैं अधिकेंद्र। समझ में आया कि जहाँ से यहाँ पर इमर्सन हुआ होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो राइजिंग पॉइंट होता है यहाँ पर भूकंप का, वो तो केंद्र होता है, वो तो सेंटर होता है, लेकिन उसका प्रभाव इफेक्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखता है वो आपका होता है यहाँ पर एपी सेंटर। ठीक है, तो सेंटर एपी सेंटर में अंतर समझ में आया। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम आपको बता ही देते हैं कि एग्जांपल, ठीक है, बहुत अच्छे से एक उदाहरण ले लो आप। जैसे कि मान लिया कि हमने आपको नहीं, मतलब कोई एक बंदा है, किसी ने एक लड़के को कंटाप मारा खींच के, ठीक है, अब उसको थप्पड़ तो पड़ गया है, थप्पड़ मुंह पे पड़ा, लेकिन बुखार उसको 2 दिन बाद आया। ठीक है, उसको बुखार आया, तो क्या कनेक्शन है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मारा थप्पड़ लेकिन बुखार आ गया। ठीक है, तो थप्पड़ मारना तो एक सेंटर फिनोमिना हुआ, लेकिन बुखार आना एक एपी सेंटर फिनोमिना हो गया। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको समझना पड़ेगा अधिकेंद्र और ये जो आपका सेंटर और एपी सेंटर है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि भैया हमने भूकंप की बात की, तो आंसर इसका हमने पहले ही ऑप्शन आपका बता दिया था राइट कौन सा है। ठीक है, तो भूकंप ही होगा। ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, अब एक चीज़ समझना है बच्चों, एक चीज़ ये समझना है, एक चीज़ बता दो कि पृथ्वी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अर्थ पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। अलमाटी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं कि जितने भी बांध बने हैं, ठीक है, कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो इनको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। ये कहाँ का टॉपिक है, ये आपका बहुउद्देशीय परियोजना है। अगर हम बात करते हैं सूरज की, तो इसका मतलब है कि वो हमारा सौरमंडल से, ठीक इसी प्रकार जब बांध की बात होती है तो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो अलमाटी बांध की बात हो रही है। ऐसे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं कई बांधों को लेकर कि कौन से बांध किस नदी पर स्थित है, ये याद कर लेना, कहीं से भी निकाल लेना। ठीक है, कि कौन सा बांध कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर अलमाटी बांध की फिलहाल बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको डार्क वुमेन नहीं कहेंगे, गलत यहाँ पर हो गया है ट्रांसलेट। ठीक है, इसको कृष्णा कर लेना, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ बच्चों। बस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरा साथ देना है, क्योंकि हम आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। साथ इस वजह से नहीं देना है कि आकर चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को आप मतलब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए। हमें साथ इस चीज़ का चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को आपको क्रिएट कर रहे हैं तो वो आप अच्छे से क्रिएट करो अपने माइंड में, उसको जाकर क्लियर करो और एंट्रेंस एग्जाम में अपना सिलेक्शन लो। हमारा सपोर्ट बेसिकली यही रहेगा और हमारे लिए गुरु दक्षिणा भी यही रहेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। मैंने बोला था ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है एरिया के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा स्थान है। अभी पहला क्वेश्चन आया था कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अब लेकिन विश्व की बात हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि विश्व की बात कर रहा है कि यहाँ पर भारत की बात कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7वां, यानी कि भारत जो एरिया के मामले देखा जाए तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ सकता था कि ये बताइए कि सबसे बड़ा जो देश है वो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है। अगर जनसंख्या के हिसाब से आता है तो भी भारत है। अब भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। ठीक है, भारत नंबर 1 है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, विच प्लैनेट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऐसे सैटेलाइट हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, एक है आपका बुध, ठीक है, और एक है आपका शुक्र। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि शुक्र इसका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का ट्रांसलेट थोड़ा सा चेंज हो गया है, गलत हो गया है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, इसको देख करके वो थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे कि शुक्र को कहते हैं वेनस। ठीक है, वेनस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि विच प्लैनेट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, द राइट आंसर इज वेनस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ वेनस इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार क्वेश्चन है कि और भी क्वेश्चन इसी से बन सकते थे। खैर, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, और जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सैरो ऑफ बिहार, द राइट आंसर इज कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बच्चों मुंबई हाई नहीं करना है, कई बच्चे मुंबई हाई कर देते हैं,
ये अब गलत हो चुका है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेस ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। इसका कारण है कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर यहाँ पर खंबात की खाड़ी की जगह किस प्रदेश में, अगर ये पूछ लिया जाए खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, किस प्रदेश में, किस राज्य में, तो गुजरात, ठीक है। हो सकता है खंबात की खाड़ी की जगह आपका गुजरात भी ऑप्शन दे दिया होता, तो ये भी राइट होता, ठीक है। खैर बढ़ते हैं आगे। आगे है कि कौन सी ठंडी जलधारा है। अब ये क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व करने के कुछ होते हैं कि जैसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब जैसे कह रहा है कि ठंडी जलधारा, ठीक है, यानी कि कोल्ड करंट की बात कर रहा है, लेकिन अब आपको देखना है कि इसमें से गर्म जलधाराएँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम आपकी जो है ये गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, अलगोवा यहाँ पे गर्म जलधारा है, ठीक है। यानी कि गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक एंड अलगोवा इज़ द हॉट करंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गर्म जलधारा है इसका मतलब है पूछ रहा है ठंडी जलधारा, तो गर्म जलधारा को माइनस कर दो, ठंडी जलधारा कौन सी बची, कनारी जलधारा। तो कनारी जो स्ट्रीम है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ठंडी जलधारा जो है वो कनारी है। तो क्या होता है कि पहले क्वेश्चंस को डिमिनिश करने की कोशिश क्या करो, कम ऑप्शंस को डिमिनिश करो। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले ये देखो अगर आपको कहीं पे फंस रहे हो, अगर राइट आंसर पता है डायरेक्ट तो सही कर दो, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो पहले उसमें से कंपटीशन को कम करो, ठीक है। 4 लोग हैं, 4 में से जो पहले देखो कि कौन नहीं हो सकता है, उनका कंपटीशन कम करो। जब कंपटीशन कम करोगे, 2 आपको पता है कि हो ही नहीं सकते, तो कंपटीशन सिर्फ 2 का रह जाएगा। अब जब 2 का कंपटीशन रह जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 4 लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर एक सीट के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा कि 2 लोग करेंगे तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर क्वेश्चंस, ये ट्रिक होती है कुछ कि अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन फंस रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले ट्राई करो कि कौन सा राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता है, उनको हटा दो जो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपको उस क्वेश्चन के लिए कंपटीशन को कम करना है। कंपटीशन के लिए आपके 4 बंदे हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये होता है तरीका। कोई डाउट हो किसी प्रकार का कमेंट करके पूछते रहिएगा, ठीक है। चलते बढ़ते आगे। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन रहा है। ये कहीं पर किसी को बताने वाली जरूरत बात नहीं है। केरल इज़ द लार्जेस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, वो है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। और मेरियाना गर्त, नाम याद रखना, मेरियाना गर्त। ये भी क्वेश्चन आता है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है, मेरियाना गर्त, ठीक है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है, तो इसका राइट आंसर भी यहाँ पर पैसिफिक ओशियन ही आपका होने वाला है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी कहलाती है। आपको पता है कि ये वायुमंडल है, वायुमंडल में कई परतें हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। कौन कौन सी है, ये वाली जो परत है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, ये कहती है क्षोभ। दूसरी वाली है आपकी समताप, क्षोभ, समताप, मध्य, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आपकी आती है बाह्यमंडल, ठीक है, और ऐसे ही करके मध्यमंडल। तो ये जितनी भी हैं सारी ये आपकी आती रहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे कि वायुमंडल की सबसे निचली परत आपकी यहाँ पर क्षोभ मंडल है, ठीक है। यानी व्हाट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है कि डिगबोई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। स्वाभाविक है कि डिगबोई तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ध्यान रखना कि ये चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है कि ऐसे प्रश्न आपके कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा भारत में प्रदेश या फिर कौन सा स्थान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बैट कहाँ पे बनते हैं, क्रिकेट वाले बैट कहाँ पे बनते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बैट होते हैं क्रिकेट वाले वो कहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फिलहाल इस क्वेश्चन का कि डिगबोई किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कच्चा तेल, यानी कि क्रूड ऑयल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, ठीक है, यानी कि विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इसका जो राइट आंसर है स्वाभाविक है कि जब आप लोग देखेंगे कि सन के नियर कौन सा है वो है बुध, ठीक है। इसको वेडनेस नहीं करना है, दरअसल ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ट्रांसलेशन में। बुध करेंगे तो बुध आएगा, शुक्र करेंगे तो शुक्र आएगा। इसका राइट आंसर है आप लोगों का मरकरी, ठीक है, मरकरी इज़ द राइट आंसर। अगला है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, ठीक है।
द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इज़, द राइट आंसर इज़ चीन, यानी कि चाइना। बढ़ते हैं आगे। आगे है कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सतलज। ठीक है, सतलज इज द राइट आंसर। भाखड़ा नांगल बांध डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? अगला है कि सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि कौन सी जो पैदावार होती है, हो सकता है कि चावल पे क्वेश्चन है कि कहाँ पर कौन सा पैदावार भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कपास की आ जाती है बात, कपास के साथ जूट की आ जाती है, तो आपको 2 आंसर देने हैं कि जूट का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर उत्पादन नहीं, सबसे ज़्यादा बैट क्रिकेट वाले कहाँ पे बनते हैं। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो स्टडी मटेरियल है आप पाना चाहते हैं टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप से जुड़ करके, ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वरना गूगल प्ले स्टोर पर जाके कर लीजिएगा। ओनली 79 रुपीज़ में जो स्टडी मटेरियल है आपको ये मिलेगा, और प्लस आपको गाइडेंस, और प्लस जो मेन चीज़ है वो ये है कि जितने भी नोट्स होंगे जो आपके पेड कोर्स के स्टूडेंट्स के हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, उनसे आपकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए मुझे नहीं पता कि अदर टीचर्स का लेवल क्या होता है, वो सब लोग अपने टीचर्स अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ऑपरेट करना मेरी आदत रही है, जब तक डिटेल में उसके ना जाएं, क्योंकि क्वेश्चन हमें एक पहचान बनाता है कि इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा मेरे एक कॉन्सेप्ट रहा है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो मैंने बताया है उसका रिवीजन करो। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, जितना कंटेंट आपको मिलता जा रहा है उसका रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो। ये बात दिमाग से निकाल दो कि किसके बाहर भी कुछ आएगा। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपको यहाँ पर मिसलीड करने आएंगे आपके पाथ से, और आपको अपने पाथ से मिसलीड नहीं होना है। ठीक है, आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये चीज़ समझाने वाली नहीं है। ठीक है, और बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़िलहाल आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाद के क्वेश्चंस को हमने जल्दी देखे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, बट जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर कर दिया। आई होप कि पूरी जो वीडियो है, पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक तो क्वेश्चन बताना है कि भारत में बैट सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, दूसरा बताना है आपको कि जूट का उत्पादन भारत में किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि ये क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए, और भी वीडियोस ऐसे ही ज्योग्राफी की पानी है तो आप अपना रिस्पांस इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।